कहावत है ना कि दूसरे की चीज हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है। इसी आदत की वजह से जब कुछ लोग अपनी पत्नी को छोड़कर पड़ोसी भाभी का दिल जीतने की कोशिश करते हैं तो मामला उल्टा पड़ना तय है। आज की कहानी ऐसे ही दो पड़ोसियों की है जो हर वक्त एक दूसरे की पत्नी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार का चक्कर इतना साधारण नहीं है। भाभीियों का पीछा करते करते वो ऐसी भयानक मुसीबत में फंस जाते हैं जो उनकी जिंदगी हिलाकर रख देती है। कहानी की शुरुआत में हम दो पड़ोसियों को देखते हैं। मनमोहन अपने घर से चुपके से निकलता है, तभी बगल घर से विभूति भी बाहर आता है। दोनों का आमना सामना होता है। मनमोहन देखता है कि विभूति के हाथ में खाली कटोरा है। पूछने पर विभूति बोलता है कि घर में चाय बनानी है पर दूध खत्म हो गया, इसलिए सोचा कि भाभी जी यानी कि मनमोहन की पत्नी से थोड़ा दूध ले आऊं। ये सुनकर मनमोहन भी अपना कटोरा दिखाता और बोलता है उसके घर में भी चीनी नहीं है, इसलिए वो विभूति की पत्नी से चीनी मांगने जा रहा है। असल में ये एक दूसरे की पत्नियों के पास जाते हैं। मनमोहन विभूति की पत्नी अनीता के पास जाता है और विभूति मनमोहन की पत्नी अंगूरी के पास। दोनों अपने अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछते हैं भाभी जी घर पर है। विभूति जब अंगूरी के पास पहुंचता है तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ अनीता बाहर योगा कर रही थी और मनमोहन उसे देखकर तो लट्टू हो जाता है। अनीता मनमोहन को पास बुलाती और पूछती है क्या वो भी योगा करेगा। मनमोहन बोलता है भाभी जी के साथ योगा कौन नहीं करना चाहेगा। अनीता उसे योगा सिखाने लगती है और मनमोहन बस उसे निहारता रहता है। वहीं विभूति पास बैठकर अंगूरी की बातें सुन रहा था। अंगूरी एक भोली भाली औरत है जो अक्सर गलत अंग्रेजी बोलती है और विभूति खुशी खुशी उसे ठीक भी करते रहता है। अंगूरी उदास होकर बताती है कि उसने सुना है कि दूर एक मंदिर है जहां प्रार्थना करने से पति बहुत शक्तिशाली और बहादुर बनता है। वो अपने पति मनमोहन के लिए वहां जाना चाहती है, पर समस्या ये है कि वो पति को बिना बताए चुपके से जाना चाहती है। ये सुनकर विभूति फौरन तैयार हो जाता है और बोलता है वो उसे मंदिर लेकर जाएगा। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उन्हें साथ घूमने का मौका मिलेगा। उधर योगा सिखाते वक्त अचानक मनमोहन गैस छोड़ देता है। अनीता देखती है कि उसकी गैस से बगीचे के ताजे फूल मुरझा गए हैं। मनमोहन तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसके बाद हम बच्चू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टैक्सी का मालिक है। उसने आज ही अपनी नई गाड़ी का उद्घाटन किया है और उसका नाम फूफी रखा है। वो उस गाड़ी को अपनी सगी फूफी जैसा मानता है। उद्घाटन के कुछ ही देर बाद दो लोग उसके पास गाड़ी किराए पर लेने आते हैं, पर बच्चू बोलता है कि उसकी सारी गाड़ियां पहले ही बुक हो चुकी हैं। उन लोगों ने बच्चू से बहुत मिन्नतें की कि उन्हें कोई गाड़ी दे दे। बच्चू ने कहा कि आज कोई गाड़ी खाली नहीं है, बस एक गाड़ी है जो बहुत खास है और वो उसे नहीं दे सकता। लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने पर बच्चू ने उन्हें अपनी नई गाड़ी फूफी दिखाई और चेतावनी दी कि अगर इसे एक भी खरोच आई तो खैर नहीं। उन लोगों ने वादा किया कि गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा और 12 घंटे के लिए उसे किराए पर ले लिया। गाड़ी लेकर वो लोग रास्ते पर निकल पड़े। तभी वहाँ विभूति पहुंच गया। विभूति ने गाड़ी देखी और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि ये पुरानी गाड़ी कहाँ से चुराई है। उन लोगों ने शान से बताया कि उन्होंने इसे बच्चू भाई से भारी कीमत पर किराए पर लिया है। ये सुनकर विभूति ने नोटों की गड्डी निकाली और उन्हें ज्यादा पैसे देकर गाड़ी खुद ले ली। वो लोग पैसे लेकर पास की बियर की दुकान पर चले गए और विभूति अंगूरी भाभी को लेकर मंदिर के लिए निकल गया। विभूति अकेले भाभी के साथ घूमने को लेकर काफी खुश था। दूसरी तरफ शांति नाम का एक आदमी अपने डॉक्टर के पास बालों को सुंदर बनाने के लिए टिप्स ले रहा था। वो अपने बालों को लेकर बहुत सीरियस था क्योंकि उसे लगता है कि अच्छे बालों से लड़कियां इंप्रेस होती हैं। हॉस्पिटल के बाहर उसका छोटा भाई कांति उसका इंतजार कर रहा था। कांति अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। ये दोनों थोड़े गुंडा टाइप के थे और हमेशा बंदूक साथ रखते थे। कांति को एक अजब बीमारी थी, अगर उसके सामने कोई गैस छोड़ दे तो उसे तुरंत झटके पड़ने लगते थे। उस दिन भी हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी ने गैस छोड़ दी और कांति की हालत खराब हो गई, जिसे शांति ने बड़ी मुश्किल से संभाला। इधर मंदिर के रास्ते में विभूति ने एक सुंदर नदी के पास गाड़ी रोकी। उसने अंगूरी भाभी से नदी किनारे बैठने को कहा। अंगूरी ने मना कर दिया कि उसकी साड़ी भीग जाएगी। विभूति ने मजाक में कहा कि वो साड़ी ऊपर करके बैठ सकती है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो कुछ ना देखे। अंगूरी वहां से उठकर चुपचाप ऊपर गाड़ी के पास चली गई, जबकि विभूति आंखें बंद किए वहीं बैठा रहा। तभी वहां एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था नदी में मगरमच्छ है, इसलिए सावधान रहें। विभूति ने वो बोर्ड नहीं देखा था। उसे पानी में हलचल सुनाई दी तो उसे लगा कि शायद भाभी मजाक कर रही है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने मगरमच्छ का साइन बोर्ड था। तभी एक असली मगरमच्छ उसे खींचकर पानी में ले गया। विभूति किसी तरह मगरमच्छ के चंगुल से बचकर बाहर आता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अंगूरी भाभी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों फिर से गाड़ी में बैठते हैं और काफी दूर चलाने के बाद मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट में विभूति अंगूरी को बिठाकर अपने कपड़े बदलने चला जाता है। उसी रेस्टोरेंट में शांति और कांति भी बैठे थे। शांति इंतजार कर रहा था कि कब उसे कोई सुंदर लड़की मिलेगी। तभी उसकी नजर अंगूरी पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। कांति उसे हिम्मत देता है कि यही वो लड़की है जिसे तुम्हें इम्प्रेस करना चाहिए। शांति थोड़ा हिचकिचाते हुए
अंगूरी की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अंगूरी को लगा कि वो कोई वेटर है, इसीलिए उसने 2 कप कॉफी लाने को कहा। शांति हंसते हुए बोलता है कि वो कोई वेटर नहीं बल्कि बरसों से उसके जैसी सुंदर लड़की का इंतजार कर रहा है। अंगूरी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। तभी विभूति वहां पहुंचता है और एक अजनबी को भाभी के पास बैठा देख भड़क जाता है। विभूति पूछता है वो कौन है, तो शांति उल्टा अंगूरी से पूछता है कि ये तुम्हारा भाई है क्या। विभूति कहता है कि वो पड़ोसी है। शांति उसे मामूली पड़ोसी समझकर भाव नहीं देता। जब विभूति उसके बालों का मजाक उड़ाता है तो शांति उसे थप्पड़ जड़ देता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हाथापाई के दौरान शांति का सिर जलते हुए चूल्हे के पास चला जाता है और उसके सिर के बीच के कीमती बाल जल जाते हैं। ये देखकर अंगूरी और विभूति डर जाते हैं। कांति अपने भाई के सिर से धुआं निकलते देख गुस्से में पिस्तौल निकाल लेता है और विभूति पर गोली चला देता है। एक गोली विभूति के पीछे के हिस्से में लग जाती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। अंगूरी किसी तरह उसे बचाकर गाड़ी तक ले जाती है और खुद गाड़ी चलाकर वहां से भाग निकलती है। अंगूरी पहली बार गाड़ी चला रही थी, इसीलिए गाड़ी टकराते टकराते बच रही थी। दूसरी तरफ बच्चू को नींद में बुरा सपना आता है कि उसकी गाड़ी खतरे में है। वो उन लोगों को फोन करता है जिन्हें गाड़ी दी थी। वो लोग नशे में धुत थे और झूठ बोल रहे थे कि गाड़ी एकदम ठीक है। बच्चू उन्हें धमकी देता है कि अगर गाड़ी को एक भी खरोच आई तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शांति अपने जले हुए बालों के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये बाल अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर शांति और कांति आग बबूला हो जाते हैं। शांति अपने बालों से इतना प्यार करता था कि वो अपना बदला लेने पर उतारू हो जाता है। वो कांति को बोलता है उस विभूति को ढूंढ कर जान से मार डालो। अंगूरी किसी तरह गाड़ी चलाकर विभूति के लिए हॉस्पिटल ढूंढ रही थी, लेकिन आसपास सिर्फ जंगल था। उसे गाड़ी भी ठीक से चलानी नहीं आ रही थी। विभूति पीछे लेटा हुआ था क्योंकि गोली उसके पिछले हिस्से पर लगी थी, जिस वजह से वो बैठ भी नहीं पा रहा था। दर्द बर्दाश्त न होने पर उसने अनीता को फोन किया और अपनी हालत बताते हुए मदद मांगी। अनीता बहुत परेशान हो गई और उसने तुरंत पुलिस ऑफिसर भमोसेन को फोन किया। भमोसेन पहले तो अनीता से मीठी मीठी बातें करने लगा, पर जब उसे पता चला कि विभूति को गोली लगी है तो वो लोकेशन लेकर निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो वहीं रुक गया क्योंकि वो अनीता के बताए गए जगह का नाम भूल गया था। इधर अनीता ने मनमोहन को फोन किया और उसे विभूति की मदद के लिए साथ चलने को कहा। मनमोहन अपनी स्कूटी लेकर आया। रास्ते भर मनमोहन को बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, जिसकी वजह से वो बार बार गैस छोड़ रहा था और अनीता बेचारी पीछे बैठकर परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ वो 2 लोग जिनसे विभूति ने गाड़ी ली थी वो भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें बच्चू बार बार फोन कर रहा था। वो दोनों पैदल ही उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच में अंगूरी ने गाड़ी रोकी। विभूति ने पूछा कि उसने गाड़ी चलाना कब सीखा। अंगूरी ने कहा उसने कुछ सीखा नहीं है, बस यूट्यूब पर वीडियो देखा था। ये सुनकर विभूति सन्न रह गया कि वो कितनी बड़ी रिस्क में था। अब अंगूरी ने फैसला किया कि वो खुद यूट्यूब देखकर विभूति की गोली निकालेगी। विभूति को शर्म आ रही थी क्योंकि गोली उसके बम पर लगी थी, लेकिन अंगूरी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी के बाहर निकाला। उसने गाड़ी के कुछ औजार निकाले और विभूति का इलाज करने की तैयारी करने लगी। विभूति बहुत डरा हुआ था, पर अंगूरी ने उसे दिलासा दिया कि गोली निकालते ही सब ठीक हो जाएगा। वहीं शांति और कांति अपनी बंदूकें लेकर अभी भी विभूति को ही तलाश रहे थे ताकि उसे खत्म कर सके। शांति अपने जले हुए बालों को लेकर बहुत दुखी था। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए कांति को गाड़ी के पास छोड़कर वो दूर चला गया। दूसरी तरफ मनमोहन अपनी स्कूटी पर अनीता को बिठाकर तेजी से जा रहा था और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गैस छोड़े जा रहा था। अनीता बार बार उसे जल्दी चलाने को बोल रही थी। तभी अचानक मनमोहन ने कंट्रोल खो दिया और स्कूटी फिसल गई। अनीता उछलकर सीधे पुल के नीचे खड़े कांति की गोद में जा गिरी। कांति अनीता को देखते ही रह गया। उसे लगा कि जैसे भगवान ने उसके लिए कोई परी भेजी हो। अनीता ने उसे शुक्रिया कहा और उसे लिफ्ट मांगी। तभी मनमोहन और शांति भी वहां पहुंच गए। कांति ने शांति को मनाया कि वो इन दोनों को गाड़ी में लिफ्ट दे। गाड़ी में अनीता ने शांति के जले हुए बालों के बारे में पूछा तो कांति ने बताया कि एक बदतमीज लड़के ने इनका ये हाल कर दिया और वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। रास्ते में मनमोहन ने अपनी गैस रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि कांति को इससे परेशानी होती थी। इधर जंगल में अंगूरी ने आखिरकार यूट्यूब देखकर विभूति की गोली निकाल दी। गोली निकालने के बाद विभूति दर्द से तड़प उठा। उसी समय रास्ते में वो 2 लोग जिन्होंने गाड़ी ली थी अपने एक दोस्त संजय से मिले। संजय ने उन्हें अपनी अनोखी बाइक पर लिफ्ट दी जो पेट्रोल से नहीं बल्कि केले के छिलकों से चलती थी, लेकिन बीच रास्ते में छिलके खत्म हो गए और वो फिर फंस गए। बच्चू ने फिर वीडियो कॉल किया पर उन्होंने बहाना बनाकर काट दिया। जल्द ही शांति चिढ़ाने लगा क्योंकि उन्हें विभूति को ढूंढना था। जल्द ही शांति चिढ़ने लगा क्योंकि उन्हें विभूति को ढूंढना था, इसलिए अनीता और मनमोहन रास्ते में ही उतर गए। अनीता ने फिर पुलिस वाले भमोसेन को फोन किया जो अभी भी थाने में आराम से बैठा था और झूठ बोल रहा था कि वो रास्ते में ही है। रात हो गई थी। अंगूरी और विभूति एक जगह आग जलाकर बैठे थे। तभी अनीता और मनमोहन वहां पहुंच गए। विभूति उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब रात में घर लौटना मुश्किल था क्योंकि आसपास गुंडे
गुंडे होने का डर था। अनीता को कांति की याद आई और उसने उसे फोन करके मदद मांगी। कांति तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया। जब विभूति और बाकी सब ने गाड़ी की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि सच में गुंडे आ गए। वो सब डर के मारे भागने लगे। कांति और शांति को लगा कि शायद कोई असली गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी भागते हुए पीछे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या अजीब खिचड़ी पक गई थी। भागते वक्त अंगूरी का फोन रास्ते में गिर गया। जब शांति वहां पहुंचा तो उसने फोन बजते हुए देखा और उसने फोन उठा लिया। उस फोन पर एक औरत वीडियो कॉल पर नाच रही थी। शांति को देखकर वो पूछती है, तुम कौन हो और बहू का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। शांति समझ जाता है कि ये अंगूरी की सास है और मजाक में उन्हें सासू माँ कह देता है, जिस पर वो उसे डांट देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर शांति भागकर कांति के पास पहुंचता है। इधर अनीता, विभूति, अंगूरी और मनमोहन अंधेरे में भाग रहे थे। जैसे कि उनके सामने कांति आ गया। अनीता उसे अपना मददगार समझकर बहुत खुश हो गई, पर अंगूरी ने पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसने विभूति को गोली मारी थी। तभी शांति भी वहां पहुंच गया। उसने विभूति को देखते ही अपनी बंदूक तान दी और कहा कि अब वो उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर देगा। सब डर के मारे कांपने लगे। जैसे ही शांति गोली चलाने वाला था, मनमोहन ने डर के मारे जोर से गैस छोड़ दी। गैस की आवाज सुनते ही कांति को झटके पड़ने लगे और उसके हाथ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। इससे अफरा तफरी का फायदा उठाकर चारों वहां से भाग निकले और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। गाड़ी में मनमोहन की गैस के वजह से टिकना तो मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोकी। अनीता ने मनमोहन को जंगल में जाकर हल्का होने को कहा। मनमोहन अभी झाड़ियों में गया ही था कि उसे एक सांप ने काट लिया। वो चिल्लाता हुआ बाहर आया। अनीता घबरा गई और बोली कि जहर निकालना पड़ेगा। अंगूरी मदद के लिए आगे बढ़ी, पर विभूति ने उसे रोक दिया क्योंकि सांप ने मनमोहन को ऐसी जगह काटा था जहां वो नहीं चाहता था कि भाभी जी हाथ लगाए। आखिर में विभूति ने खुद जहर निकालने का काम किया। तभी वहां एक आदमी आया और उसने पूछा, क्या उन्होंने कोई सांप देखा। जब उन्होंने बताया कि सांप ने काट लिया है तो वो आदमी हंसकर बोला, कोई बात नहीं, उस सांप में जहर नहीं था। ये सुनकर विभूति को बहुत गुस्सा आया कि उसने खामखा ये सब किया, जबकि अनीता और अंगूरी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ पुलिस वाले भमोसेन की गाड़ी खराब हो गई थी। तभी वहां से शांति और कांति की गाड़ी गुजरी। भमोसेन ने उन्हें रोककर पूछा, क्या उन्होंने आसपास कोई सुंदर लड़की को देखी है। शांति पहले से चिढ़ा हुआ था, उसने मना कर दिया। जब भमोसेन ने लिफ्ट मांगी तो शांति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो पुलिस वाले को साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन भमोसेन जबरदस्ती शांति की गाड़ी में बैठने लगा। तभी उनके साथी ने बताया कि उनकी अपनी पुलिस गाड़ी ठीक हो गई है, तो वो उतरकर वापस चला गया। शांति और कांति तुरंत विभूति और मनमोहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर रात के अंधेरे में विभूति और बाकी सबको पुलिस के कुछ कैंप दिखाई देते हैं। उन्हें लगा कि अब वो बच जाएंगे। उन्होंने पुलिस के पास जाकर मदद मांगी और बताया कि 2 गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बिठाया, पर तभी वहां शांति और कांति अपनी गाड़ी से पहुंच गए। अनीता चिल्लाई कि वो गुंडे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा उनको सलाम किया। असल में वो पुलिस वाले शांति के आदमी थे। पुलिस ने विभूति, मनमोहन, अनीता और अंगूरी के मुंह पर काला कपड़ा बांधा और उन्हें पकड़कर ले गए। रास्ते में बच्चों के वो 2 आदमी भी संजय के केले के छिलके वाली बाइक पर कछुए की चाल से चल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी पीली गाड़ी सामने से जा रही है, पर संजय की गाड़ी मुड़ नहीं सकती थी, इसीलिए गाड़ी फिर से उनके हाथ से निकल गई। शांति सबको एक घर के सामने ले गया। वहां से एक आदमी बाहर आया जिसे शांति ने बताया कि इन्हीं लोगों ने उसके बाल जलाए थे। जैसे ही पुलिस वाले ने अंगूरी के मुंह से कपड़ा हटाया, वो आदमी और अंगूरी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो अंगूरी के मामा जी निकले। बाद में मामा जी ने शांति और कांति से बात की। मामा जी नहीं चाहते कि उनकी भांजी को कुछ हो। तब शांति और कांति ने अपनी असली शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो अंगूरी और अनीता से शादी करना चाहते हैं। मामा जी ने कहा कि वो दोनों तो शादीशुदा हैं, पर शांति ने गंदा प्लान बनाया कि वो विभूति और मनमोहन को रास्ते से हटा देगा ताकि वो दोनों अंगूरी और अनीता से शादी कर सकें। उसने मामा जी को धमकी दी कि अगर 1 हफ्ते में शादी का इंतजाम नहीं हुआ तो वो उन्हें भी मार देगा। इसके बाद शांति दोनों पतियों मतलब के विभूति और मनमोहन को एक जगह ले गया। उसने उनके हाथ में एक रशियन पिस्तौल दी जिसमें सिर्फ एक गोली थी। उसने एक खतरनाक खेल शुरू किया। दोनों को बारी बारी से एक दूसरे पर निशाना साधना था। जिसकी किस्मत खराब होगी उसे गोली लग जाएगी और वो मर जाएगा, और जो बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। विभूति और मनमोहन बहुत डरे हुए थे और जान की भीख मांग रहे थे, पर शांति नहीं माना। दूसरी तरफ अनीता और अंगूरी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो कांति को अपनी बातों में फंसाकर इमोशनल करेंगी ताकि अपने पतियों की जान बचा सके। जब कांति उनके पास गया तो अनीता ने रोने का नाटक किया। अंगूरी ने कांति से कहा, हम आपसे शादी तो कर लेंगी, पर अनीता चाहती है कि आप शादी से पहले उनके पतियों को ना मारे। मारना ही है तो शादी के बाद मार देना। कांति सोच में पड़ गया और अनीता को चुप कराने लगा। इधर मौत के खेल में विभूति ने कांपते हाथों से पिस्तौल उठाई। शांति ने चिल्लाकर उसे मनमोहन पर गोली चलाने को कहा। जैसे ही विभूति ने निशाना साधा, उसकी आंखों के सामने अंगूरी का चेहरा आ गया। विभूति अपनी कल्पना में खो जाता है। वो
देखता है कि अंगूरी सफेद कपड़ों में उसके सामने है और कह रही है कि उसका पति मनमोहन अब नहीं रहा, इसलिए वो विभूति से शादी करना चाहती है। वो विभूति को सिंदूर देती है। विभूति बहुत खुश होकर सिंदूर भरता है, पर असल में वो आंखें बंद किए शांति के सिर पर सिंदूर लगाने की कोशिश कर रहा था। शांति उसे धक्का दे देता है और मनमोहन उसे होश में लाता है। शांति गुस्से में विभूति को बंदूक थमाकर बोलता है, अगर इस बार गोली नहीं चलाई तो वो उसे खुद मार देगा। विभूति डर कर गोली चलाता है, पर किस्मत से मनमोहन बच जाता है। अब मनमोहन की बारी थी। मनमोहन भी बंदूक ताने अपनी कल्पना में खो जाता है। उसे लगता है कि अनीता उसके पास लॉलीपॉप लेकर आई है। वो खुश होकर लॉलीपॉप चूसने लगता है, पर असल में वो शांति की उंगली चूस रहा था। शांति आग बबूला हो जाता है। तभी कांति वहां आता है और बोलता है कि वो इन दोनों को अभी नहीं बल्कि शादी के बाद मारेगा। रात को शांति कांति के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है। लाइट जलते ही विभूति और मनमोहन लड़कियों के कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और नाचने लगते हैं। ये देखकर शांति बहुत मजा लेता है। नाचते नाचते विभूति शांति को किस भी कर लेता है, जिससे शांति चिढ़ जाता है। इधर अनीता और अंगूरी को अपने पतियों की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। अंगूरी अपने मामा जी से मदद मांगती है। मामा जी बताते हैं कि पास के मंदिर में मूर्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ से वो लोग भाग सकते हैं। मामा जी शांति को झांसा देते हैं कि शादी से पहले धार्मिक रूप से तलाक लेना जरूरी है, इसलिए उन्हें मंदिर जाना होगा। शांति मान जाता है और कांति को उनके साथ भेज देता है। अगले दिन वो सब मंदिर पहुंचते हैं। अनीता किसी तरह कांति को बाहर बिठा देती है और वो चारों अंदर चले जाते हैं। वहां मूर्ति हटाते ही उन्हें सुरंग मिल जाती है। वो सब सुरंग के रास्ते भागने लगते हैं। काफी दूर चलने के बाद जब वो सुरंग का ढक्कन खोलते हैं तो वो तो अंदर से कांप उठते हैं। किस्मत का खेल देखिए, वो सुरंग घूमकर वापस शांति के घर के ही सामने खुलती है। जैसे ही ढक्कन खुला, सामने शांति खड़ा था। शांति समझ जाता है कि ये सब भागने की कोशिश थी। वो उन्हें बाहर खींचता है और कांति को बहुत डांटता है कि उसकी मौजूदगी में ये सब कैसे हुआ। अनीता और अंगूरी किसी तरह शांति और कांति को समझा लेती हैं और विभूति और मनमोहन सारा दोष अपना सिर ले लेते हैं। इस वजह से शांति उन्हें जान से तो नहीं मारता, लेकिन एक अंधेरे कमरे में बिना खाने पीने के कैद कर देता है। वो दोनों भूख प्यास से बेहाल हो जाते हैं। तभी अंगूरी के मामा जी छुपकर उनके लिए खाना लाते हैं। मामा जी ने खाना अपने कपड़ों के अंदर छुपाया था, जिसे देख विभूति और मनमोहन की भूख ही मर जाती है। इधर अनीता और अंगूरी एक नया प्लान बनाती हैं कि किसी तरह शांति और कांति के बीच झगड़ा करा दिया जाए। वो एक दूसरे के खिलाफ कान भरती हैं, लेकिन भाइयों का प्यार इतना गहरा था कि उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। विभूति और मनमोहन से ही शादी की सजावट करवाई जाती है, जिसे देख वो दोनों रोने लगती हैं। शादी के मंडप में अनीता और अंगूरी एक साड़ी को लेकर जानबूझकर झगड़ा करती हैं ताकि भाइयों में लड़ाई हो, पर शांति उस साड़ी पर गोली चलाकर उसे फाड़ देता है और कहता है चाहे जो हो जाए, दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। हार मानकर दोनों भाभी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। जब वरमाला का समय आता है तो विभूति और मनमोहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। शांति जैसे ही अंगूरी को माला पहनाने जाता है, वो उसकी आंखों में आंसू देख लेता है। अचानक शांति का दिल बदल जाता है और वो शादी रोक देता है। वो कांति से कहता है कि जबरदस्ती की शादी से कोई खुश नहीं रहेगा। अगर ये औरतें हमें प्यार नहीं करती तो हमें भी सुख नहीं मिलेगा। शांति की यह बात सुनकर कांति भी अपनी गलती मान लेता है। वो दोनों विभूति और मनमोहन को उनकी पत्नियों को सौंप कर वहां से चले जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि मुसीबत टल गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही वो लोग खुशियां मना रहे थे, वहां वो दो लोग और गाड़ी का मालिक बच्चू पहुंच जाता है। बच्चू अपनी गाड़ी फूफी की यह हालत देखकर आग बबूला हो जाता है। वो विभूति, अंगूरी और सबको पकड़कर अपने गैरेज ले जाता है और सबको बांध देता है। बच्चू बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अगर उसके पिता ने उसकी गाड़ी को ये हालत में देख लिया तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी बच्चू के पिता वहां पहुंच जाते हैं। बच्चू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर पिता गाड़ी को करीब से देखने लगते हैं। गाड़ी में एक कील फंसी थी। जैसे ही बच्चू ने वो कील खींची, पूरी गाड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मंजर देखकर बच्चू के पिता को सच में सदमा लग गया और वो वहीं गिर जाते हैं। बच्चू डर के मारे चिल्लाने लगता है कि उसकी फूफी की आत्मा आ गई। इधर किसी को बच्चू की बात समझ नहीं आती। तभी एक काला धुआं अंगूरी के अंदर घुस जाता है। अचानक अंगूरी का व्यवहार बदल जाता है। उसके अंदर बच्चू के पिता की आत्मा आ गई थी। वो विभूति की ओर बढ़ती है। विभूति को लगा कि वो प्यार जताने आ रही है, पर अंगूरी ने जाकर जोर से उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू किया। सब समझ गए कि उस पर साया है। थोड़ी देर में वो आत्मा अंगूरी को छोड़कर अनीता के अंदर घुस गई। अनीता ने अपनी सारी रस्सियां तोड़ दी और मनमोहन पर चढ़कर उसे बुरी तरह पीटने लगी। फिर अचानक आत्मा वहां से चली गई और सब कुछ शांत हो गया। तभी बच्चू एक बड़ी बंदूक लेकर आया। वो विभूति को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ी बर्बाद हुई और उसके पिता को सदमा लगा। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, अंगूरी सामने आ गई और बोली, मुझे मारो, गाड़ी मैंने चलाई थी। फिर विभूति उसके सामने आ गया और फिर अनीता और फिर मनमोहन। सब एक दूसरे को बचाने के लिए बंदूक के आगे खड़े हो गए। बच्चू ने गुस्से में गोली
चला दी, लेकिन तभी हीरो की तरह शांति बीच में आ गया और गोली उसके सीने पर लग गई। कांति भी आकर बच्चू के आदमियों पर गोली चलाई। तभी वहाँ वही पुलिस वाला आया और उसने बच्चू को रोका। धक्का मुक्की में पुलिस वाला बच्चू के पिता के ऊपर ही जा गिरा और चमत्कार हो गया। पिताजी होश में आ गए, वो मरे नहीं थे। ये देखकर बच्चू खुश हो गया और उसने सबको छोड़ दिया। दोनों परिवार मतलब अनीता मनमोहन और अंगूरी विभूति सारे झगड़े खत्म कर खुशी खुशी अपने गाड़ी में घर के लिए निकल पड़े। जाते वक्त बच्चू ने शांति से पूछा, इन लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? मुझे तो लगा कि इन्हें अपनी पत्नी से ज्यादा पड़ोसी की भाभी की फिक्र है। शांति हंसकर बोला, दुनिया में हर किसी को अपनी बीवी से ज्यादा पड़ोसी की भाभी प्यारी लगती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी ट्विस्ट में हम लंदन के एक आदमी को देखते हैं जो इन सब पर नजर रख रहा था। वो फोन पर किसी से बोलता है, सलीम और कलीम की प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, अब उन्हें हिंदुस्तान में धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दो आदमी कमरे में आते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल विभूति और मनमोहन जैसी थी। ये कौन है और इनका क्या मिशन है, ये सब हमें कहानी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।